हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 10 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 9 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। चलिए आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि विजिबल हो। चलिए अब सही है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। सही आंसर होगा सी विकल्प, वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। विकल्प नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है। लार्ज वाइट यॉर्कशायर नस्ल है, किसका है ये। बकरी का, या फिर भेड़ की, या फिर बतख की, या फिर सुअर की। विकल्प नंबर डी सही है, सुअर की। लार्ज वाइट यॉर्कशायर ये सुअर की नस्ल है। अगला सवाल है जो कि आसान सा सवाल है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों की अध्ययन की जाती हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी। ये भी आसान सा सवाल है, बताना है किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी। विकल्प नंबर ए सही है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी। ठीक है, बाकी रेबीज का नाम याद रखिएगा, रेबीज के बारे में पूछा जाता है ना। रेबीज की खोज या फिर रेबीज की टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हाइड्रोकल्चर। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकल्चर कहा जाता है इसे। ठीक है, हाइड्रोकल्चर कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, एरोपोनिक्स जो होता है ना, ये एरोपोनिक्स हवा या धुंध वाले वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी या समग्र माध्यम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, वही याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत ये क्या है ना, हाइड्रोपोनिक्स जो है ये बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स को सब्जियों के उत्पादन की एक व्यवहार्य विधि के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है और एरोपोनिक्स क्या है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा इसका पोस्ता के बीज। ठीक है, आसान सा सवाल है, बी विकल्प सही होगा। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए सामान्यतः की मिलावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोस्ता का जो बीज होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वायरस, कवक, जीवाणु या फिर शैवाल। सही आंसर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। ठीक है, चाय की पत्तियों को संसाधित करने के लिए बैक्टीरिया की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक ऑक्सीकरण शुष्क किण्वन प्रक्रिया है।
इस दौरान पानी का अवशोषण बंद हो जाता है और रंग समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। वैसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु और केरल है। मुख्य रूप से नाम कहाँ आता है, असम और ये आपका पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल है, अप अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, क्या होते हैं अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। सही आंसर हो जाएगा अपघटक। अगला सवाल है कि ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है, तो याद रखिएगा ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। ये ब्लू कार्बन किसे कहते हैं, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है ये। ठीक है ना, चलिए याद रखना है सिंपल सा कि समुद्र एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन या फिर आप कह सकते हैं ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे शॉर्ट में बीओडी कहते हैं, किसके लिए मानक मापदंड है। जैव ऑक्सीजन मांग, तो ये है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए, है ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। ठीक है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो जैव ऑक्सीजन मांग ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के एक अमापन के लिए मापदंड है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही आंसर होगा डी विकल्प, पोषण स्तरों की कम संख्या। ठीक है, पोषण स्तरों की कम संख्या एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या फिर विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है जैव विविधता का अर्थ है यहाँ पे एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं से। विकल्प नंबर सी सही है। ये आसान सा सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, है ना, ये अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पश्चिमोत्तर भारत में चलने के कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सही आंसर है इसका ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के विषय में, जब बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, तो उसमें किसने ये कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा है। ये बातें किसने कही थी, ये बातें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, याद रखना है बंगाल विभाजन के बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम अर्थात वज्रपात की तरह गिरा है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के तहत अंग्रेजी सरकार ने बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटने का निर्णय लिया था, सभी को याद होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही है। अगला सवाल है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ये तो आसान सा सवाल है, किसे मारा था, माइकल वो डायर। विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, याद रखना है सरदार उधम सिंह ने माइकल वो डायर को मारा था। क्रांतिकारी सरकार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 को लंदन के कैक्टस हॉल में माइकल वो डायर को गोली मार दी थी, है ना। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल वो डायर ही था ना। चलिए इसी का बदला लिया था इन्होंने। अगला सवाल है,
बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, अच्छा ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? है ना, दो सवाल पूछा जा सकता है कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि गुजरात में हुआ था और 1928 में हुआ था। ठीक है, याद होगा बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। याद है? तो ये भी याद रखते हुए चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। कौन नहीं था दिए गए विकल्पों में से? तो इसमें सब देखेंगे तो मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड इसमें नहीं थे। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, है ना। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? सही आंसर है इसका विकल्प नंबर बी, स्वराज द्वीप। अगला सवाल है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ठीक है, याद होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, याद होगा 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, है ना। बाद में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का सफल प्रयास किया गया था, इसके बाद उसकी फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। सवाल है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ये भी आसान सा सवाल है, याद होगा ये उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, ये किस राज्य की घटना है? तो उत्तर प्रदेश की है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और किस समय हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा ये हिंसा की गई थी। बाद में असहयोग आंदोलन को, इस घटना के बाद गांधी जी इस घटना असहयोग आंदोलन जो था वो उसको वापस ले लिया जाता है ना। याद होगा इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें इस चौरी चौरा कांड में कुल 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय। अच्छा, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जब चौरी चौरा कांड को जब वापस लिया यहाँ पे असहयोग आंदोलन जब वापस लिए थे गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपदा कहा था, है ना। याद होगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने के निर्णय को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपदा बताया था या राष्ट्रीय विपदा कहा था। चलिए अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये तो आसान सवाल है, कई बार बता चुके हैं आप लोग को, सिंधु और कान्हू। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, है ना। कब हुआ था ये? 1855-56 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? बताना है कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो दिया हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये तो देखेंगे कि सती प्रथा का जो है राजा राम मोहन राय तो उनका प्रेरणाता थे, उनको जागृत करने की कोशिश की, लेकिन बैन करने का काम कौन किया था? विलियम बेंटिंग ने किए थे। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं किया था। धन परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये सही है, और ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना ये भी किए थे। मतलब कि
2 को छोड़कर बाकी सही है। विकल्प नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, संपन्नता ने संयंत्र और विद्रोह का जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था किनके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। विकल्प नंबर सी सही है। आइन अकबरी, ये तो खैर आसान सवाल है कि आइन अकबरी किसने लिखी थी? तो आइन ए अकबरी अब्दुल फजल ने लिखी थी। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहीदिया मनेरी जुड़े थे? बताना है किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी जुड़े हुए थे। सही आंसर है यहाँ पर फिरदौसी, सी विकल्प सही है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? सही आंसर होगा डी विकल्प फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? सही आंसर है बी विकल्प जहांगीर। अगला सवाल है, पूर्व गुप्त काल में शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सवाल है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सही आंसर होगा सातवाहनों के द्वारा। विकल्प नंबर ए सही है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? सवाल है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? ये विश्वास करने वाले व्यक्ति कौन थे? रोमिला थापर। विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कौन थे? तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे बी विकल्प हरिसेन। हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। चलिए अगला सवाल है, बोरे-बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शासनकाल किसका शानदार उदाहरण है? सवाल फिर से सुनिएगा। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? भारत तिब्बत कला का, भारत कंबोडिया कला का, भारत चंपा कला का या फिर भारत जावा कला का? सही आंसर है भारत जावा कला का। विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है ना, भारत जावा कला का ये शानदार उदाहरण है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विकल्प नंबर डी मोगलीपुत्र के द्वारा। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? विकल्प नंबर डी यहाँ पे बी सही होगा, बैरन द्वीप। ठीक है ना, बैरन द्वीप सही होगा। बैरन द्वीप देखेंगे कि भारत का जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है ना, बैरन भारत का एकमात्र वैसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, यहाँ पे जो नारकोंडम दिया हुआ है ना, ये प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। अमरकंटक से निकलती हैं सोन और नर्मदा, अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो ये सांभर झील है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, जबकि वुलर झील आप देखेंगे तो भारत की सबसे ये ज़्यादा मीठे पानी की झील है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक है, लोकटक के बारे में लोग जानते होंगे, ये मणिपुर में है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला सवाल है, केबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? इसी के बारे में बात कर रहे थे, लोकटक झील के बारे में, जो कि कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसका नाम क्या है?
कैबुल लामजाओ, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी सही होगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की आदर्श अवधि कब है? दक्षिण पश्चिम मानसून की आदर्श अवधि कब है, मतलब कि शुरुआत कब होती है इसका? तो इसका शुरुआत होने का जो समय है, तिथि है, वो है जून से सितंबर के बीच। सी विकल्प सही है। अगला सवाल है, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? प्रति हेक्टेयर की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है, अग्रणी राज्य है, वो कौन सा है? तो वो राज्य है पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में अग्रणी राज्य पंजाब है। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है, लेकिन प्रति हेक्टेयर का पूछा जाए तो पंजाब होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, वही बात करें कि विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान पूरे दुनिया में पहले नंबर पर है। अगला सवाल है, देवदार, चीड़, ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? ये सभी आपका पर्वतीय वन के उदाहरण है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, देवदार, चीड़, ओक के वन पर्वतीय वन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मोनोरेल की सुविधा किस शहर में है? भारत में मोनोरेल की सुविधा मुंबई शहर में है। विकल्प नंबर सी सही होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, मुंबई में मोनोरेल की शुरुआत 2014 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मोनोरेल क्या है? तो याद रखिएगा, एक रेल पटरी पर चलने वाला, एक रेल पटरी पर चलने वाला को क्या कहा जाता है? मोनोरेल। अगला सवाल है कि देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को है? तो ये तो आसान सवाल है, सीमा सड़क की बात हो रहा है तो ये बीआरओ, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगला सवाल है, वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की अंग है? बताना है, वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? विकल्प नंबर सी सही है, सोन परियोजना। ठीक है, वान सागर परियोजना सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता उपरांत भारत में जल संसाधन के उपयोग हेतु नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत बिहार में सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष का वन उत्पाद है? ये तो आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा इसका। विकल्प नंबर बी सही होगा। देखिए, 100 सवाल में से कम आपको 60 से 70 के बीच में इजी सवाल मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंटली बात मैं बता रहा हूँ, 60 से 70 क्वेश्चन इजी बनेगा, और अगर वो आप कर लेते हो ना सही से, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित ही आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन इजी देखने को मिलेगा ही। ठीक है, बाकी जो अगर 50 क्वेश्चन बचता है आपका जनरल पेपर, कॉमन पेपर, उसमें कुछ कर लीजिए, तो आपका 100+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर थोड़ा भी मेहनत करके जाएंगे तो। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? बताना है, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत की बात हो रही, तो देखिए यहाँ पे गैर परंपरागत कौन कौन सा हो जाएगा? भूतापीय, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। जबकि कोयला, कोयला क्या है? ये गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत का मतलब है जो परंपरा से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, परंपरागत मतलब याद रखना है कि जो परंपरा से कई सालों से इस्तेमाल जिसका करते आ रहे हैं, वो क्या है? उसे कहा जाता है परंपरागत स्रोत, जिसका एक दिन खत्म होना तय है, निश्चित है। ठीक है, जो इस समय खत्म हो जाने वाला है, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, ये सभी क्या है? केरोसिन तेल, ये सभी देखेंगे तो परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत में और भी बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब शामिल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है परंपरागत स्रोत के बारे में कि ये वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्यतः उपयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन उसका भंडार सीमित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है,
निम्न में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। बताना है कि कौन सा उद्योग की स्थिति में निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब कि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, आपको कोई भी उद्योग लगानी है तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर? बाजार देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, पूंजी देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे। तो देखें, मुख्य रूप से देखेंगे तो सभी चीज़ें देखना है, इसमें जनसंख्या भी आपको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है, पॉपुलेशन देखने की ज़रूरत होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मेन आपका बाजार होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आसपास में बाजार है या नहीं है, एनर्जी है या नहीं, पावर वगैरह है या नहीं, पूंजी की व्यवस्था वहाँ पर किस तरीके की है, ठीक है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं इसे देखने के लिए, जैसे कि वहाँ पे देखेंगे कि लेबर आसानी से मिलता है या नहीं, परिवहन की क्या सुविधा है, पूंजी कितनी है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होता है वो कितनी है, बाजार है या नहीं है, ऊर्जा का स्रोत है या यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तब जा करके उद्योग वहाँ पे लगाते हैं। देखिए, इन सब चीज़ जितना चीज़ हम बता रहे हैं उतना सब चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनसंख्या का इसमें कोई रोल नहीं होता है उद्योग लगाने के कारण। उद्योग जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे जनसंख्या कोई रोल नहीं निभाता है। चलिए अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है। सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका पूरब हो गया इधर, ठीक है, मध्य। तो पूरब मध्य मतलब कि कह सकते हैं कि इधर ये आसपास की बात हो रही है, ठीक है, पूरब मध्य रेलवे इस आसपास की। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे होगा, बिहार में है, ठीक है। विकल्प नंबर डी सही होगा, ठीक है, जो कि हाजीपुर कह सकते हैं आप, बिहार के हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। बाकी उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई या फिर चर्चगेट कह सकते हैं आप। तो ये चार तो आसान है आपके लिए, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछे तो चार महानगर ही बताना है। अगर उत्तर पूछे, ठीक है, अगर उत्तर पूछे तो दिल्ली, ठीक है, दक्षिण पूछे तो चेन्नई, अगर पूरब पूछे तो कलकत्ता, और पश्चिम पूछे तो मुंबई, ठीक है। तो ये चार जो उत्तर रेलवे जोन है इसका मुख्यालय आसानी से बता सकते हैं, बाकी को याद करना पड़ेगा। चलिए आगे है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन से हैं। बताना है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन सा है। सही आंसर होगा इसका बलवंत राय मेहता आयोग। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो अपनी शासन जो व्यवस्था है एक केंद्र में स्थित ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, एक छोटे छोटे इकाइयों में बांटना। जैसे ना एक हमारे देश में देखोगे कि विकेंद्रीकरण ही तो किया गया ना, एक पावर देखेंगे सेंट्रल के पास है, बाकी छोटे छोटे अधिकार बांट दिए गए, जैसे राज्यों के पास अपना अपना अधिकार है। राज्यों में भी देखेंगे तो अपना देखेंगे कि पंचायती लेवल पर भी बनाई गई है व्यवस्था, तो वहाँ पे कुछ उनको अधिकार दिया गया है। तो मतलब सिंपल सा अधिकारों का बंटवारा करना विकेंद्रीकरण है। चलिए अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाल क्या है कि न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यायिक पूर्वानुलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा विकल्प नंबर सी सही है, 1/10, पहले भी बता चुके हैं। अगला सवाल है, मूल्य कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मूल्य कर्तव्य जो है ना, बताना है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, है ना, जो कि 1976 में हुआ था। वैसे याद रखिएगा, मूल्य कर्तव्यों की संख्या जो है ना, वर्तमान में पूछा जाता है कि मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा मूल्य कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं ये भी जरूर याद रखिएगा।
अगला सवाल है, भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, एक नया इसी राज्य से अलग हुआ था ना, कि राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई है। सवाल है कि भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य मतलब कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई हैं। तो ये अमरावती में बनाई गई है, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए कब अलग हुआ था याद है? 2014 में। 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अच्छा तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी पहले जहाँ थी आंध्र प्रदेश का वहीं पे है, जैसे कि हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है तेलंगाना की राजधानी वहीं रह गई, लेकिन आंध्र प्रदेश उस हैदराबाद से अब हट गया, उसका हिस्सा अलग हो गया, तो ये अपना नया जो बनाया अपना राजधानी वो अमरावती को बनाया। अगला सवाल है, संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 22 सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। अगला सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही आंसर होगा डी विकल्प 343। अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा सही आंसर होगा बी विकल्प 25 वर्ष। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखना है 34 होते हैं। कितना? 34। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखना है 34 होते हैं। चलिए अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, बताना है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना का होता है? 5 साल, 6 साल, 3 वर्ष या 1 वर्ष? तो याद रखनी है आप लोगों को कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक या फिर 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे प्रतिबंधित है? तो याद रखना है न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा से, विकल्प नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? सही आंसर है अब्राहम मैस्लो, विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? विकल्प नंबर बी सही है, उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर बी सही होगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी विधि के समझ समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिलता है, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे नहीं मिलता। अगला सवाल है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, बताना है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब हुई थी ये आपको बतानी है। तो ये प्राप्त हुआ था 15 जून 2005 को। RTI जिसे बोलते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुई थी? ये 15 जून 2005 को। ठीक है, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये तो आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, भाग 11 और भाग 12 ये नगरपालिका से संबंधित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है?
बताना है कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। ये भी आसान सवाल है। यहाँ पे देखें कि नीति आयोग एक क्या है, एक संवैधानिक संस्था यहाँ पे नहीं है। नीति आयोग एक वैधानिक आयोग भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था भी नहीं है और वैधानिक आयोग भी नहीं है। ठीक है ना। नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर हुआ है। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा, बाकी सभी संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। विकल्प नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना है, संविधान के आधारभूत ढांचा की अवधारणा 1973 ईस्वी में केशवानंद बानम केरल राज्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये है संसद। ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती हैं। अगला सवाल है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो विकल्प नंबर डी सही है, श्री मन नारायण अग्रवाल ने। चलिए अगला सवाल है, ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है। ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है, तो ये किया गया है नाबार्ड के अधीन। ठीक है, बी विकल्प सही होगा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 जुलाई 1982 को, याद होगा, शिरोमन कमेटी के आदेश पर ये कह सकते हैं, या फिर उनके ही अनुशंसा पर ये इसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। सवाल है, किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। सही आंसर है इसका ये विकल्प सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किससे मापी जाती है, याद रखना है, ये विकल्प सही होगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स अर्थात थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है, और ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 2011-12। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में नियोजन करवाया, वह राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। सवाल है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला सवाल है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने के क्या कारण है। सही आंसर इसका डी विकल्प, ऊंची पूंजी और उत्पाद अनुपात। ठीक है, ऊंच पूंजी या फिर उत्पाद अनुपात। अगला सवाल है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे की व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि। बताना है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल जिसको कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति या जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित हैं, या फिर प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त होता है। सही आंसर है इसका ए विकल्प, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। बैंक दर क्या है, पिछला ही सेट हमने बताया था कि बैंक रेट क्या है, तो याद रखिएगा बैंक रेट क्या है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है आरबीआई रेट पर, सॉरी बैंक रेट पर, है ना। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, कमर्शियल बैंकों को
बैंक क्या करती है, उधार देती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र अभिकरण है या फिर नोडल एजेंसी है, कौन सी है? सवाल सिंपल सा है कि भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या फिर नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये नोडल एजेंसी है वित्त आयोग, विकल्प नंबर ए सही होगा। इसका आंसर करेक्शन कीजिएगा, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी नीति आयोग, ये डी ऑप्शन होगा नीति आयोग, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस बुक में जो आंसर दिया है ना वो ए आंसर दिया है, बट इसका सही आंसर डी होना चाहिए, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या फिर नोडल एजेंसी है, ठीक है। चलिए, ये तो आसान सा सवाल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे जहाँ पे देखेंगे कि सरकार और नीति का दोनों का सह अस्तित्व होना चाहिए, विकल्प नंबर यहाँ पे ये नहीं होगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ही सही होगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, क्योंकि बाकी विकल्प में वैसे है नहीं, है ना। आपको याद रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला सवाल है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये व्यक्ति थे कॉल्डर, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है, किसने की थी? तो याद रखिएगा, ये सिफारिश की थी केलकर समिति, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता आपको आप हटाना चाहते हैं, देखेंगे कि हमारे समाज में, है ना, असमानता देखने को मिलती है, जैसे बहुत कोई अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इस असमानता को घटाने का उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अब देखेंगे दिए गए विकल्पों में से बी बिल्कुल सही होगा कि अर्थव्यवस्था में उदारीकरण करके असमानता ये घटाने का कोई उचित उपाय नहीं है, ठीक है। टैक्स लगाने का ही सही तरीका है, क्योंकि टैक्स कौन देगा? जो ज़्यादा पैसा कमाएगा ज़्यादा टैक्स देगा, कम कमाएगा तो कम देगा टैक्स, तो इस तरीके से ये असमानता घटाने के उपाय है। भूमि सुधार भी है, और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम भी सही है ना। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम क्या मतलब? जिसको ज़रूरत उसको दीजिए, जिसको ज़रूरत नहीं उसको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करके यह असमानता घटाने का एक उपाय नहीं कहा जा सकता। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो याद रखना है, ये बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था? सही आंसर है बी विकल्प 14 जुलाई। अगला सवाल है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये आपको बतानी है। सही आंसर है इसका बी विकल्प द स्पिरिट ऑफ लॉज। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये किस क्रांति में दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था ये? तो ये था एक गुप्तचर पुलिस दल, विकल्प नंबर ए सही होगा। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स था, विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? 1933 में, जबकि इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। चलिए, अगला सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में। याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में हुआ था। अगला सवाल है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? यह दिया गया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, विकल्प नंबर डी सही होगा।
अगला सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर होगा बी विकल्प रूसो। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखिएगा डी विकल्प सही होगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। डी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, विकल्प नंबर डी सही है, न्यूयॉर्क में। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने सदस्य हैं? सही आंसर है 193। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में देखेंगे 193 सदस्य हैं। ठीक है ना, और 193वां सदस्य कौन बना था? दक्षिण सूडान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीज फ्रेट लाइन का निर्माण किस देश ने किया है? तो याद रखना है सीज फ्रेट लाइन का निर्माण जर्मनी देश ने किया है। विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए सेट का आखिरी सवाल है आपके लिए, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? फ्रांस ने किया था। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था जर्मनी को सीमा पर रोकना। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण इस सेट का 100 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।